यस यस सर। ओके sir. चलो गुड चलो देन वी कैन डू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6.11 से स्टार्ट करते हैं। बताइए चलिए क्या है 6.11 में। मैंने व्हाइट बोर्ड शेयर किया है, इज इट विजिबल प्रॉपर्ली? यस सर। Yes, sir. अभी उसमें मैंने कुछ लिखा है, क्या लिखा है देखिए बताइए। एग्जाम्पल EX 6.1। 6.1 6.11 અને નીચે यस લાઈન अच्छा हाँ ये तो बराबर है। चलो यस कौन रीड करेगा? आई वांट वन वॉलंटियर टू रीड इट। આજે લોકો રેગ્યુલર રીડ કરે છે, બાકીના બધા કેમ એવું કોઈ આમ નવા તો કોઈ આવતા જ નથી। तनिषा છે, ओम છે, जैनेश जैनम છે, ये तो सब रेगुलर जो रीड करते ही है। સર ઓપન हाँ अंश પણ हाँ सॉरी એટલે બહુ બધા છે એવા। હા હા બહુ બધા એવા છે। સો વોટ વી કેન ડુ ઇઝ ધેટ આજે તમારે કોઈ હેન્ડ રેઝ નથી કરવા, હું કહું છું એને રીડ કરવાનું બરાબર। યસ ओके सर। સર ઓકે ઓકે चलो ऋषि सुथार आप रीड कीजिए। સર એક 2 મિનિટ મારે બીજા ડિવાઇસથી જોઈન કરું। हाँ करो तो वी कैन हैव दक्षा। दक्ष है मीटिंग में? चलिए संभव शाह। Yes, sir. An elevator can carry a maximum load of 18 1800 kg elevator plus passenger. In moving up मिनट with बेटा a एक मिनट it, बेटा, हमें आप जो रीड कर रहे हैं वो शायद एग्जाम्पल नंबर 6.11 है, और हम जो बात कर रहे हैं वो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6.11 है। तो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग को निकाल के आप एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6.11 रीड। yes, sir. A body concentrated to move along the z-axis of a coordinate system is subject to a constant force F given by F is equal to minus I cap plus 2j एक cap मिनट एक plus मिनट एक मिनट मान रखो ऊपर से। द फोर्स वेक्टर इज गिवन and that force vector is given as minus I cap plus plus 2j cap plus 2j cap yes plus 3k cap n, plus 3k cap n माने न्यूटन कि ये फोर्स का यूनिट न्यूटन है। yes बताइए। where I cap j cap k cap are unit vectors along the x, y, and z axis of the system respectively. What is the Okay. work done by this force in moving the body of a distance of 4 meter along the z axis? तो बॉडी को हमने 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करवाना है, लेकिन उसमें डायरेक्शन प्रोवाइड किया है कि अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है चलिए जी, तो फोर्स हमें दिया गया है, डिस्टेंस दिया है, फिर उसका अगर हम डिस्प्लेसमेंट कर देंगे तो वो डायरेक्शन के साथ आ जाएगा। तो कैन आई से दैट कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 4 और डायरेक्शन z एक्सिस तो 4 ठीक है। k मीटर हो जाएगा। चलिए तो हमारे पास फोर्स वेक्टर है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है वर्क डन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। जस्ट यू नीड टू यूज अ डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। बताइए वर्क डन क्या होता है? F vector dot force d into vector. displacement displacement. Yes, it is F vector dot D vector. Are we having F vector? Yes sir. Yes. Are we Yes. having displacement vector? Yes. yes चलिए तो रख दीजिए आई कैप माइनस आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हमें 4k कैप दिया गया है उसको हम उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट में आप जानते हो उसका रूल ऐसा होता है कि सेम वेक्टर्स होते हैं यूनिट वेक्टर, वहां पे प्रोडक्ट होता है। मतलब आपको ऐसा याद रखने का, आई कैप वाला आई कैप के साथ, जे कैप वाला जे कैप के साथ, और के कैप वाला के कैप के साथ। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में तो सिर्फ के कैप वाला ही यूनिट वेक्टर है,
मतलब वो जेड एक्सिस पे है, तो फिर ये जिस 3 के कैप 4 के कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपका हो जाएगा 4 3 जा 12 जूल। के कैप के कैप ना आवे, के कैप डॉट के कैप तो 1 થઈ જાય, the એટલે answer will be 12 जूल। this is a work done. Are you all getting with this? Yes, sir. Yes, sir. sir. चलिए अभी आप बताइए कि अगर यही जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर ही दिया गया हो, इंस्टेड ऑफ अगर z एक्सिस की जगह पे अगर उसको y एक्सिस पे दिया होता तो आपका वर्क डन के लिए आंसर क्या आता? 8 जूल। 8 और जूल अगर ये 4 मीटर x एक्सिस पे होता तो आपका आंसर क्या आता? -4 -4 जूल। जूल -4 ओके। और अगर ये ऐसा दिया होता कि द डिस्प्लेसमेंट इज 4 i कैप प्लस 4 k कैप तो आंसर क्या आता आपका? -4 I cap plus 12 J. -4 plus. ना, हाँ तो उसका आंसर क्या होता है -4 + 12 करके? 8 बराबर है। चलिए अच्छा है, पता है आप लोगों को, इट्स गुड बराबर। तो फिर मैं आपको बाद में ही टाइम देता हूँ लिखने के लिए। वी कैन सॉल्व नेक्स्ट वन, दैट इज 6.12 एक्सरसाइज का 6.12 क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अगेन अ वॉलंटियर रिक्वायर्ड, तो Sir, आई मैं थिंक हूँ। सो। एक मिनट, कौन छे? सर ऋषि भाई, यस हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा अच्छा। An electron and a proton are detected in a cosmic ray experiment. The first with kinetic energy 10 keV. देखिए पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात हो रही है। कॉस्मिक रेज में से ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिले हैं। फर्स्ट विथ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 100 keV, फर्स्ट એટલે इलेक्ट्रॉन, तो इसका KE 100 keV છે કે 100 EV છે? સર પહેલા 10 છે પછી બીજું 100 છે. EV के KEV? keV. ओके, KEV मतलब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा समझने का। चलिए तो मैं लिखता हूँ कि पहले का एनर्जी KEV 10 keV અને પછી 100 प्रोटॉन, keV. प्रोटॉन का एनर्जी है 100 keV। हाँ चलिए आगे। Which is faster, the electron or the proton? Obtain the ratio of their speeds. Electron Okay. mass is equals to 9.11 into 10 raised to minus 31 kg. Proton mass is equals to 1.67 into 10 raised to minus 27 kg. चलिए हमें ऐसा जानकारी दिया गया है, ये आपको याद भी रखना होता है वैसे, क्योंकि ये तो आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, आपको फिजिक्स में भी अभी आएगा ही। इलेक्ट्रॉन का मास दिया है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको याद रखने का कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 into 10 to the power minus kg, और प्रोटॉन का मास हमें दिया गया है 1.67 into 10 to the power minus 27। The questions asked are that कि हमें पूछा है कि which one is faster, एंड उसमें से फिर हमें पूछा है कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द स्पीड्स, मतलब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द स्पीड ऑफ प्रोटॉन का हमें रेशियो पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन समझ में आता है तो हम आगे बढ़ते हैं। Yes, Sir, sir. Yes, Yes, sir. बताइए। खाता है. sir, any પછી चलिए 1 EV is equals to 1.60 into 10 raised to minus 19 J આપ્યું आप છે. ओके ओके, तो ये तो आपको जानकारी होता है, आपको पता होता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इज अ स्पेशल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक यूनिट होता है, और वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो उसका कन्वर्जन यहाँ पे तो दिया है, अदरवाइज आपको याद भी रखना पड़ेगा। इट इज 1.6 into 10 to the power minus 19, इतना आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो एनर्जी का ऐसा यूनिट। ना वी जस्ट वांट, अगर वो उसका जरूरत होगा तो हम कन्वर्ट करेंगे, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। पहले मैं पूछा है कि विच वन इज फास्टर, सो नाउ हाउ यू कैन डिटरमाइन दैट विच वन इज फास्टर। अगर दो रेस चल रही है और रेस में हमें पूछा गया है कि कौन फास्ट मूव कर रहा है, तो हम कैसे पता चलेगा कौन सा फास्टर है? વેલોસિટી वेलोसिटी, वेलोसिटी એટલે એમાં डायरेक्शन आवे, सो वी कैन से दैट डायरेक्शन तो दोनों का एक ही डायरेक्शन में होगा, हमें स्पीड उसका डिटरमाइन करना पड़ेगा, बराबर। अगर हम, हाँ तो उसका स्पीड अगर हम फाइंड कर ले या स्पीड का रेशियो फाइंड कर ले
तो हमें पता चल जाएगा कि विच वन इज फास्टर। यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, तो हमें उसके लिए दिया क्या गया है, काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, मास है हमारे पास, और हमें पूछा गया है कि इसका स्पीड फाइंड कीजिए। मतलब स्पीड फाइंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि विच वन इज फास्टर। तो आपको ऐसा रिलेशन जानते हो जिसमें काइनेटिक एनर्जी, मास और स्पीड आ जाए? काइनेटिक एनर्जी का कोई फॉर्मूला? half mv हाफ एम वी वेरी स्क्वायर। गुड। चलिए, तो हमें ऐसा पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और इसमें से हमें फाइंड करना है स्पीड। तो अगर स्पीड को सब्जेक्ट बना देंगे, पहले वी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी स्क्वायर इस टू सामने चला जाएगा, के अपॉन एम हो जाएगा, सो दैट वी बिकम्स अंडर रूट ऑफ 2k बाय m। ये जनरल रिलेशन आ गया स्पीड का इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मास। हमें यहाँ पे किस किस के लिए सॉल्व करना है? इलेक्ट्रॉन के लिए भी सॉल्व करना है और प्रोटॉन के लिए भी सॉल्व करना है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. यस सर। चलिए, तो पहले हम इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व कर देंगे। तो पहले हमें इलेक्ट्रॉन दिया है, तो फॉर इलेक्ट्रॉन स्पीड का जनरल रिलेशन तो आ गया, बस अभी उसमें वैल्यूज डालना है। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स k बाय m। वो तो जनरल रिलेशन था, अभी हम इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ पुटिंग वैल्यूज, सो दैट विल बी, चलिए काइनेटिक एनर्जी की इलेक्ट्रॉन का कितना दिया है? 10. 10 keV। हाँ, तो वो तो चलेगा नहीं, बिकॉज वी हैव टू सॉल्व इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में सॉल्व करने जाएंगे तो हम सॉल्व करते हैं, मैं कलर बदलता हूँ, 10 का तो 10 डाल देंगे। अगर किलो का सॉल्व करेंगे तो किलो इज 10 टू द पावर 3000 होता है ना। और ईवी को जूल करने का रिलेशन हमने ऊपर लिखा है, 1 ईवी इज 1.6 into 1.6 10 raised to minus 9. 1 keV is 1.6 into 10 raised to minus 16. बराबर है। चलिए, तो क्या क्या किया हमने, 10 केईवी था तो किलो का 10 टू द पावर 3 रखा और फिर ईवी को जूल में कन्वर्ट किया, तो जो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 हो गया। अपॉन में मास आएगा इलेक्ट्रॉन का, सो दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। तो पहले आप न्यूमरेटर में अगर वैल्यूज देखेंगे, पावर पची जो ये, तो वैल्यूज में अगर आपके पास देखो तो 2 इंटू 10 दैट इज 20, 20 इंटू 1.6 तो 32 आएगा। तो 32 अपॉन 9.1 कीजिए तो कितना आता है बताइए हमें? 3.516। 3.516। अभी उसका स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे क्योंकि पावर देखना पड़ेगा। पावर अगर इवन नंबर में आएगा तो ही स्क्वायर रूट निकाल सकते। तो ऊपर अगर पावर सॉल्व करोगे तो 3n माइनस 19 माइनस 16 हो जाएगा, और अगर नीचे पावर सॉल्व करोगे तो माइनस 31 है। माइनस 31 ऊपर जाएगा तो आप सोचो, तो वो हो जाएगा माइनस 16 प्लस 31, तो 15 हो जाएगा ना, बराबर है। तो मैं ऐसा लिखूं तो चलेगा, VE स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, आपने बोला उसका न्यूमेरिक वैल्यू सॉल्व करके 3.516 इनटू पावर आया 10 टू द पावर 15। चलो, अभी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा क्योंकि वो 15 तो ऑड नंबर है, इसको इवन नंबर में कन्वर्ट करना है। तो यू कैन हैव अ टू चॉइस। 3.516 को आप 0.3516 लिखोगे तो 16 आएगा। कोई बोल रहा है मेरे को 3.516 नहीं लिखना है, मेरे को 35.16 लिखना है, तो यहाँ पे 15 की जगह पे 14 हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। चलिए, तो अभी तो हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो आप पहले 35 का स्क्वायर रूट निकालिए। कैलकुलेटर के बिना सॉल्व करना है तो 36 इज स्क्वायर ऑफ 6, तो 6 के आजू बाजू आएगा, 6 से थोड़ा कम। 5.916. यस, 5.916, इसको मैं 92 कर देता हूँ, इंटू 10 टू द पावर 7। ठीक है, चलिए, मीटर्स पर सेकेंड। अभी इसमें हम प्रोटॉन के लिए फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला तो सेम ही यूज करना है। क्या था स्पीड का फॉर्मूला? इट इज V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2k बाय m, बराबर। बट अभी हम प्रोटॉन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो mp डाल देंगे, kp डाल देंगे और mp vp हो जाएगा। बस वैल्यूज रखो सेम, तो vp विल बी अंडर रूट ऑफ
टू के कितना काइनेटिक एनर्जी दिया है प्रोटॉन का? इट इज 100 100 की। हाँ तो 100 फिर के का 10⁻³ और फिर ईवी का 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ठीक है, अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इज into 10 raised 7 to 7. माइनस 27 बराबर है। चलिए सॉल्व कीजिए। ऊपर 2 into 100 200 200 into 1.6 કરશો એટલે 320 આવશે ને 320 upon of 1.67 કરશો એટલે અરાઉન્ડ 200 જેવું આવશે, ચેક કરો। 191.6 191.6 बराबर है। चलिए पावर देखेंगे तो ऊपर -19 + 3 तो वो तो सेम है -16 और -27 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 27 में से 16 निकालोगे तो 11 होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये भी ऑड नंबर में आया तो इसको मैं ऐसा लिख दूं तो चलेगा 119.16 एक पॉइंट डेसिमल Yes. शिफ्ट कर दिए तो 10⁻12 हो जाएगा। चलिए निकालिए स्क्वायर रूट, आंसर बताइए। 4.3772. 4.3772 38 कर देते हैं ना, इंटू 10⁻6 मीटर्स पर सेकंड। नाउ मेक अ कंपैरिजन, व्हिच वन इज फास्टर? आपने बोला था कि कंपैरिजन तो स्पीड से होगा। Electron is. Electron is faster. v इज ग्रेटर देन vp, इलेक्ट्रॉन इज फास्टर। कितना फास्टर, कितना ज्यादा फास्ट होगा, उसके लिए हमें इसके स्पीड का रेशियो लेना पड़ेगा, बराबर है। तो इसके अगर स्पीड का रेशियो लेंगे इट इज ve/vp। इलेक्ट्रॉन का स्पीड आपको मिला है 5.92 इंटू 10⁻7 अपॉन प्रोटॉन का स्पीड मिला है आपको 4.38 इंटू 10⁻6। चलिए सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आता है। 13.515. 516. 13 हाँ 13.6 5 जितना होगा तो कैन आई से दैट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 13.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ प्रोटॉन। Yes, sir. चलिए पता चला भाई सबको। हाँ सर, पता चला। चला पर जस्ट आपको एक बात पता चल जानी चाहिए क्वेश्चन देख के कि फाइन શું કરવાનું છે, ફાઇન શું કરવાનું હોય એટલે એની જાતે બધું સોલ્વ થયા કરે। યસ आंसर सर। उत्तर चलिए लिखिए। होते जाए वैसा बोलते जाना। हो गया है सर। Sir, done. ओके complete ओके डन डन डन। બહુ કોમેડી કરવી ગમે છે ભાઈ, હે? चलिए 6.12 लिखिए।
चलिए sometimes when you try to be make things different it looks like silly કેવું કે આન્સર આપ્યો તો એવું ઘણા કોઈ એવું કે ઉત્તર દિયા જવાબ દિયા એટલે તમને એવું લાગે કે અમે કંઈક એક્સ્ટ્રા કર્યું છે બટ you looks like silly in that cases because आप समझो कि आपसे ज्यादा पता होगा तभी हम आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं अभी आप तो 11th में हो हम लोगों ने तो मास्टर्स कंप्लीट कर लिया होता है तो आ બધું અમને ખબર જ હોય હવે તમે અમારી સામે આવું કરો ઠીક છે હું હવે સરને તો 28-29 years નો એક્સપિરિયન્સ એવું લાગે કે આ કંઈક એક્સ્ટ્રા કરવા જાય છે પણ ના સારું લાગે હું સરની સામે આવું કંઈક કરવા જાઉં તો એમનો એક્સપિરિયન્સ મારા એક્સપિરિયન્સમાં બહુ ડિફરન્સ છે તો ના કરાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ રિસ્પેક્ટ એને જેસ્ચર હોય જાતે આવે કરવાનું એમાં ના નહીં પણ must be in a limited way Sorry, sir. अरे ना ना ये तो जस्ट जनरल इट इज को सर सॉरी। चलिए ये बोर्ड कंप्लीट हो जाता है तो हमें बताइए प्रोसीड फर्दर विथ नेक्स्ट वन ओके तीर्थ भाई बोल रहे हैं कि आगे वाला स्लाइड बाकी है तो हम करवा देते हैं आगे वाला स्लाइड कहाँ पे गया चलिए ओके चलो कंप्लीट हो जाए तो कंफर्म कीजिए तो हम आगे बढ़ेंगे Yes, I got one confirmation yet. Sir, completed. Okay, सर कंप्लीटेड। okay, okay. ओके चलो फिर हम इसको निकाल देते हैं एंड देन वी गो फॉर नेक्स्ट वन 6.11 किया 12 किया वी कैन डू 13th वन बोलो श्रेया हाँ करो हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए हाँ सर। A raindrop of radius 2 millimeter falls from a height of 500 meters above the एक ground. मिनट हमारे पास एक रेन ड्रॉप है जिसके लिए हमें जानकारी दिया गया है कि उसका रेडियस है कितना बताया श्रेया 2 millimeter.
ओके 2 मिलीमीटर एंड इट इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 500 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ऐसा भी आपने बताया। Yes, sir. It falls with चलिए decreasing acceleration due to हाँ viscous resistance of the air until at half its original height it attains its maximum terminal speed and moves with uniform speed thereafter. What is the ओके work done by the gravitational force on the drop in the first and second half of its journey? What is the work done by the resistive force in the entire journey if its speed on reaching the ground is 10 meters per second? चलिए so it is given that we are talking about a raindrop and that raindrop is having a radius of 2 millimeter, बराबर है। इट इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट ऑफ 500 मीटर, 500 मीटर की हाइट से वो गिर रहा है, बराबर। तो अब उसके पास कोई फॉल हो रहा है, तब उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होगा, ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। फिर वो जब ग्राउंड पे पहुंचता है तो उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। लेकिन ये जो मोशन है वो सिंगल टाइप ऑफ मोशन नहीं है। ऐसा बोला कि जब उसने गिरना स्टार्ट किया 500 मीटर से, तो पहले आधे मोशन के लिए और हाफ ऑफ द पार्ट, मतलब आधे मोशन मतलब 250 मीटर के लिए, 250 मीटर के लिए उसने ऐसा किया कि वो उसका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन डिक्रीज होता गया ड्यू टू सम रेजिस्टिव फोर्स, और वो रेजिस्टिव फोर्स को विस्कस फोर्स बोलते हैं। फिर जाके उसका स्पीड 250 मीटर के बाद कांस्टेंट हो गया और फिर वो पर्टिकुलर कांस्टेंट स्पीड से वो ग्राउंड पे पहुंच गया, ऐसा हमें बताया गया है। तो अगर हम ये पूरा जो भी डेटा दिया गया है इसको अगर हम डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि द रेन ड्रॉप इज फॉलिंग, ये ग्राउंड हो गया। ये ग्राउंड से कितने मीटर से फॉल हो रहा है? h इज इक्वल टू 500, बराबर। चलिए पहले जब उसने फॉल करना स्टार्ट किया तब उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0, ठीक है जी। फिर वो गिरा 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 कहाँ तक? आधे मोशन के लिए। आधे मोशन के लिए मतलब कितने मोशन के लिए? पूरा 500 है। 250 तो फर्स्ट 250 मीटर तक उसका मोशन कौन सी डायरेक्शन में? downwards डाउनवर्ड। कौन से फोर्स की वजह से? द फोर्स बाय gravitation विच, ग्रेविटेशनल। तो 250 मीटर तक उस पे ऑपोजिट रेजिस्टिव फोर्स लगा है, मतलब विस्कस फोर्स लगा है, बराबर है। तो विस्कस फोर्स मतलब वो जो लगेगा दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन उसका भी लगने का एक लिमिटेशन है कि वो 250 मीटर तक ही लगा है, 250 मीटर के आगे कोई रेजिस्टिव फोर्स लगा ही नहीं है, तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स से गिर रहा है। तो फर्स्ट 250 मीटर is under the effect of gravitational force as well as the opposing resistive मतलब viscous force. Second 250 meter is the motion with only the effect of gravitational force. उसका एक्सेलरेशन कम 0 हो गया, तो यहाँ पे आके उसका एक स्पीड कांस्टेंट हो गया और वही कांस्टेंट स्पीड से उसने मोशन किया। और एक और चीज बताई गई है कि वो जब ग्राउंड पे आया तब उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड था। तो आप मेरे को बताइए कि अगर 250 मीटर तक ही उसके पास एक्सेलरेशन था, फिर तो उसका एक्सेलरेशन 0 हो गया था, उसने कांस्टेंट स्पीड से मोशन किया था, तो ये पर्टिकुलर जो 250 मीटर बाद उसका स्पीड कितना होगा ये पर्टिकुलर पोजीशन से, जो मैंने रेड कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन बताई है, थोड़ा समझाइए। पहला वेलोसिटी 0 હતી, પછી એની एक्सेलरेशन जो डिक्रीज था तो एक्सेलरेशन, फिर उसका स्पीड कांस्टेंट हो गया और वो पर्टिकुलर कांस्टेंट स्पीड से उसने आधा मोशन किया, मतलब बाकी का 250 मीटर का, और तब जाके ग्राउंड पे उसको 10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी मिला। तो वो पर्टिकुलर हाइट जो 250 मीटर तक उसने मोशन किया, तो वो 250 मीटर पे उसका वेलोसिटी कितना होगा? એના પછી એ વેલોસિટી કોન્સ્ટન્ટ થઈ જાય છે એવું પૂછે છે। 10 જસ્ટ meters યુ per ટેલ મી યોર, હા 10 જ હોય ને, પેલા પડે
ત્યારે વેલોસિટી 0 હોય, પછી વધે 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 250 મીટર સુધી એને વધે, ત્યારે એને રેઝિસ્ટિવ ફોર્સ લાગતું હોય, ત્યાં એ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ પર એની વેલોસિટી કોન્સ્ટન્ટ થઈ જાય, પછી એ કોન્સ્ટન્ટ વેલોસિટી થી મૂવ કરે અને ગ્રાઉન્ડ પર આવે ત્યારે એની વેલોસિટી 10 થાય, એટલે પેલી હાઈટ પર भी 250 ની હાઈટ पर भी 10 જ હોય ને, ये पता चल रहा है आपको? यस सर। चलिए सर यस। मिड पॉइंट पे 10 होगी। बराबर है। तो आप मेरे को ये बताइए कि हमें पहला पूछा गया है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, और वो कौन से फोर्स का वर्क डन पूछा है? ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स का आप हमें फॉर्मूला बताइए। जीए। जीए क्या थीटा है? ग्रेविटेशनल G. फोर्स mg, मास तो अपॉन उसके लिए एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेल, हाँ तो उसके लिए m तो चाहिए ना, m नहीं है हमारे पास। m के लिए क्या कर सकते हैं, तो रेन ड्रॉप का मास चाहिए, तो उसके लिए हमें रेन ड्रॉप का रेडियस दिया है, और रेन यहाँ पे जनरली ये यूनिवर्स पे अपने वर्ल्ड में रेन किसका होता है, कौन से मटेरियल का होता है? Water. પાણીનું થાય ને, આપણે ત્યાં તો બીજા કોઈ વરસાદ થતા નથી, तो उसका डेंसिटी कितना होता है वाटर का, वो आपको याद रखना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब में बताया गया है 10⁻³ बराबर है। चलिए, तो डेंसिटी हो गया, रेडियस है हमारे पास, और मास फाइंड करना है, तो कोई तरीका बताइए हम जिससे ये डेंसिटी और रेडियस। मास इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। चलिए, ये तो पता चल गया। फिर दूसरा भी दिक्कत है कि वॉल्यूम हमें बताया नहीं गया है, उसकी जगह पे रेडियस है, तो आप देखिए हमें ऐसा दिया गया है रेन ड्रॉप, ड्रॉप का साइज कैसा होता है, उसका शेप का, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, Circle. तो उसका वॉल्यूम 4/3 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए, तो अभी वैल्यू डाल देते हैं, तो इट विल बी 10⁻³ फॉर डेंसिटी, क्योंकि वाटर का है, देन 4/3 पाई इज 3.14, रेडियस कितना दिया गया है, 2 मिलीमीटर। 2 millimeter. मिलीमीटर तो चलेगा नहीं, तो उसको हम 2 × 10⁻³ कर देंगे, और उसका भी क्यूब करना है। चलिए, तो सॉल्व कीजिए, कितना आता है बताइए। 2 का क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा, तो 4/3 दैट इज 1.33 इंटू 3.14 इंटू 8 करके बताइए आंसर क्या आता है। थर्टी 33.4096। 33.4 पावर सॉल्व करोगे तो -3 का क्यूब करने से -9 +3, तो दैट इज -6 kg। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस आंसर? यस सर। यस सर। चलिए, दूसरी बात आप मेरे को ये बताइए कि पहला हाफ कितने डिस्टेंस के लिए, कितनी हाइट के लिए? 250 meters. 250 मीटर अप टिल इंटरमीडिएट पोजीशन। और सेकेंड हाफ मतलब कितने हाइट के लिए? 250 मीटर। Meter. हमें दोनों हाइट के लिए, दोनों पर्टिकुलर मोशन के लिए वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है। हमने ऐसा डिसाइड किया था कि वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स इज mg। तो जब वो ऊपर से गिर रहा है, पहला 250 मीटर कवर करेगा या फिर दूसरा हाफ कवर करेगा, दूसरा 250 मीटर कवर करेगा, उसमें जी का वैल्यू कोई चेंज होगा? नो। No, sir. नो। नो सर। पहला हाफ कितने हाइट का? 250। सेकेंड हाफ 250. कितने हाफ का? 250। 250. तो हाइट 250। હાઈટ બે 250 પછી g ની વેલ્યુ સેમ અને માસ भी सेम, तो कैन आई से दैट कि दोनों हाफ में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स सेम आएगा? यस सर। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे, चलिए तो ये आ जाएगा
वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एज फर्स्ट हाफ और दोनों हाफ सेकंड हाफ दोनों 250 मीटर्स के बराबर। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर बोथ हाफ, दोनों हाफ सेम ही हाइट के हैं, अलग अलग हाइट के होते तो आपको बदलना पड़ता, अलग अलग फाइंड करना पड़ता है। यहाँ पे तो दोनों सेम हाफ, दोनों सेम हाइट के हैं, तो W1 इज इक्वल टू W2, फोर्स हो गया ग्रेविटेशनल mg, और हाइट आप h1 ले लो या h2 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए मास कितना हमने फाइंड किया 33.4 इंटू 10 टू द पावर -6। जी का जानकारी है कोई कि हमें 9.8 लेना पड़ेगा? 10 दिया है। चलिए हाइट कितना आया 250। चलिए सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आया वर्क डन बाय ग्रेविटेशन। 835 into 10 raised to -6. 835 इंटू 10 टू द पावर -6, तो इसको मैं 8.4 देखिएगा इंटू 10 टू द पावर -4 जूल लिख दूंगा तो चलेगा? सर चाले। Yes, चले sir. ना? चलिए ये पता चला आपको? Yes, sir. आपने जो मास का वैल्यू मेरे को बताया वो सबका यही आ रहा था? हाँ सर। ओके, और पावर भी मैंने बराबर सॉल्व किया है, चेक कीजिएगा कुछ गलती ना हो जाए कहीं। सर मारो तो आज आवे। इज इट करेक्ट? 33.4 इंटू 10 टू द पावर -6 कीजिए। हाँ सर। કરેક્ટ છે અને સર આમાં મને અને Yes, sir. વેટમાં મને ડાઉટ લાગે છે 33.4 ઇન્ટુ 10 કરો એટલે 334 આવે અને 334 ને 250 થી મલ્ટીપ્લાય કરો તો 835 નહીં આવે. યુ ચેક ઇટ, મને ડાઉટ લાગે છે. Sir, 83500. હા 83500 ઇન્ટુ 10 ટુ ધી પાવર -6 બરાબર ને? કન્ફર્મ ઇટ પ્લીઝ. हाँ सर। 83500 ઇન્ટુ 10 ટુ ધી પાવર 5 નહીં આવે કેમ કે આ જે ગ્રેવિટીનો 10 છે ને લીધો ને એટલે 33.4 ના જગ્યાએ 3.34 લઈ લઈશું તો 3.34 into 250 835 જ આવે છે. ના બેન, 33.4 ઇન્ટુ 10 ઇન્ટુ 250 કરવાનું અને એની સાથે પાવર ને -6 રાખવાનો, તો 33.4 છે એને 3.34 ના લેવાય આપણાથી, જેવું આપ્યું હોય એવું જ લેવાય. So it is 33.4 into 10, that is 334 into 250, तो 83500 आएगा. 2 3 4 5 00 છે કે સિંગલ 0 છે? હજી બી ચેક કરજો, લોચો ના વાગે પાછો. ડબલ છે સર. ફાઇનલ? Double. સર ડબલ છે. हाँ सर डबल। चलिए तो 83500 इंटू 10 टू दी पावर -6, तो आप ऐसा बोल सकते हैं इसको कि ये 0.084 जूल हो जाएगा. चेक करो बराबर छे? हाँ सर। गेटिंग इट? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं. तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का एक काम हो गया हमारा. अभी हमें फाइंड करना है वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स. तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सोचिए. हम क्या कर सकते हैं? आपको सर। कोई? हाँ बोलिए यश भाई. સર આપણે એવું કરીએ કે મતલબ રિટાર્ડેશન ફાઇન કરી લઈએ, મતલબ પહેલા 250 મીટરનું, અને એ એક્સેલરેશન ફાઇન કરી અને પછી માસ સાથે મલ્ટીપ્લાય કરી નાખ્યા, એ રીતે વર્ક ડન ફાઇન કરી લઈએ તો થઈ જશે એમ. ओके, सेकेंड वे मैं आपको बताता हूँ कि जब उसने गिरना स्टार्ट किया तब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था और वो 500 मीटर से गिर रहा था, तो उसके पास कौन सा एनर्जी होगा? काइनेटिक। अरे भाई, जब उसने गिरना स्टार्ट किया 500 मीटर की हाइट से, तब उसका वेलोसिटी तो 0 था,
हाँ यस पोटेंशियल सर, तो एनर्जी का स्टार्टिंग कितनी पर Potential energy. कितनी हाइट की वजह से 500 मीटर। 500 500 meter. मीटर। फिर उसको ऊपर से नीचे आना था तो उसको कुछ वर्क डन करना पड़ा, किसके अगेंस्ट? Resistive force. ग्रेविटी, हाँ नहीं ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटी तो है ना Resistive नीचे रेजिस्टिव फोर्स सर। रेजिस्टिव फोर्स। और फिर भी उसमें थोड़ा जो भी बाकी रह गया, બધું तो यूज ना થયું, થોડું ઘણું કંઈક બાકી રહી ગયું, थोड़ा जो भी बाकी रह गया वो ग्राउंड पे आके उसके पास कौन सा वेलोसिटी है, कितना वेलोसिटी 10 है? 10 meter per second. 10 तो मीटर कैन पर आई से सेकंड। दैट के ऊपर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी था, वो पोटेंशियल एनर्जी उसमें से थोड़ा एनर्जी चला गया वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स में से, और जो बाकी बचा वो आके इसके ग्राउंड पे उसके पास जो वेलोसिटी था काइनेटिक एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो गया। कैन आई से दैट? सर यस। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट कहाँ से आता है? ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आता है कि एनर्जी आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इट इज लाइक दैट कि आपके पास 500 रुपए है, बराबर? आप घर से निकले हैं तब आपके पास 500 रुपए है और स्कूल पे आपको पहुंचना है। तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम योर हाउस वेर यू आर हैविंग अ 500 रुपीस, વચ્ચે ટેસ્ટી વડાપાવ વાળો આવે એટલે તમે તમારા ફ્રેન્ડને બધાને વડાપાવ ખવડાવી દીધા, એટલે વચ્ચે તમારી પાસે 200 रुपया खर्च થઈ ગયા। दैट इज अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स। तो जब स्कूल पे आओगे तो आपके पास कितना बचेगा? 300. 300 रुपया। 300. 300। तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट यूज होगा कि वो जब घर से निकला है तो आपको घर बोला था वो टॉप से, तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी था, फिर बीच में वो जो वड़ापाव का पार्टी किया वो रेजिस्टिव फोर्स, और फिर बाकी आग बच गया वो स्कूल पे। यू गेटिंग माय पॉइंट? जो काइनेटिक एनर्जी। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ये हो गया यू। यू मतलब क्या? पोटेंशियल एनर्जी। कहाँ पे? एट टॉप। टॉप मतलब कितनी हाइट पे? 500। 500. 500. उसमें से थोड़ा चला गया रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट, तो थोड़ा चला गया वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स। સર बोलिए। સર આજે જે સેકન્ડ 250 મીટર છે એમાં તો કાઇનેટિક એનર્જી કોન્સ્ટન્ટ રહેશે ને એટ એવરી મોમેન્ટ? हाँ हाँ ઓકે સર। बराबर। एंड बाकी का जो बचा वो उसका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहाँ का? काइनेटिक एनर्जी एट कहाँ पे उसका वेलोसिटी दिया गया है? इंटरमीडिएट पोजीशन। इंटरमीडिएट थोड़ी आप, ये तो आपने समझा था, आप ग्राउंड पर सर आप। नीचे ग्राउंड पर। हाँ चलिए, तो वैल्यू डालते जाइए। आप हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। mgh। mgh वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स को फाइंड करना है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। हाफ एम Half स्क्वायर। MB square. स्क्वायर। चलिए, तो फिर ऐसा हो जाएगा कि वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स आप फाइंड करने जाओगे, सो इट विल बी mgh mgh minus 1 by 2 mv square. mg। yes। चलिए, तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, इसमें से अगर आपको कुछ कॉमन निकालना है तो निकाल लो। M. m कॉमन निकाल, m। बाकी M. बचा gh माइनस हाफ v स्क्वायर। चलिए वैल्यू डाल दीजिए। Three point into 10. वर्क डन, हाँ मास कितना दिया है? 33.4 into 10 raised to minus 6. 33.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 दिया गया है। चलिए g का वैल्यू कितना लेंगे हम? 10। 10. हाइट कितना? 500. 500। 500 माइनस हाफ। b का वैल्यू कितना? 10. 10. 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 100. 100। 100। बराबर। सॉल्व कीजिए, कितना आता है बताइए। चलिए ब्रैकेट में क्या आता है हम देख लेते हैं। 10 इंटू 500 तो वो 5000 हो जाएगा, बराबर ना?
4950. हाँ 4950, चलो 49, Sir, 165330 into 10 raised to minus 6. 165330, 0.165. हाँ हाँ इंटू सर 10 टू दी पावर -6 बराबर ने, हाँ सर 1 2 3 4 5 6, એટલે Sir, can I say it is 0.16 0.165 joule? Sir, have. हाँ सर यस सर. Yes. ठीक है भाई. Yes, तो sir. अभी भी मैंने यहाँ पे एक गलती की है सॉल्व करने में, अगर कोई फाइंड करके बताएगा तो मेरे को अच्छा लगेगा. Sir, આ minus આવશે જરા 0.165 એ છે. ना 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 मैं सॉल्व કરવામાં જ કંઈક ભૂલ કરી છે. यहाँ पे गलती की है मैंने. यहाँ पे हमने लगाया है कि वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, तो फिर रेजिस्टिव फोर्स तो हो गया, वो तो बात सही है. काइनेटिक एनर्जी भी हमें मिल गया, वो भी सही है. लेकिन ये वर्क डन बाय कौन सा फोर्स आया? રેઝિસ્ટિવ સર તો हाँ જૂલ तो फिर એટલે માઇનસ માં લેવું પડે ને ભાઈ. Can I say that it is minus 0.165? સર પણ રેઝિસ્ટિવ જૂલમાં થોડી આવે. અરે આ Volt યુનિટ second થોડી वाला. બદલે. હા એ તો વર્ક ડન હોય એટલે તો સેમ જ રહે ને. ચलिए पता चला. સર બોલો ભાઈ. સર આપણે પેલું 2as equals to v square મને vo square વાળા ફોર્મ્યુલાથી રિટાર્ડેશન ફાઇન્ડ કરી પેલી રીતે કરી શકીએ? ચાલ થાય થાય. સર એ રેઝિસ્ટિવ માઇનસ કેમ લીધું એ ના ખબર પડી. એનું નામ જ રેઝિસ્ટિવ છે. ઇટ ઇઝ વર્ક ડન અગેન્સ્ટ અ રેઝિસ્ટિવ ફોર્સ, એટલે તો એ માઇનસ જ આવે ને. હા 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 चलिए आप लिख रहे हैं ना, एक मिनट. સર આગલી સ્લાઇડ કરો ને. एक मिनट है करिए. चलो चलिए होते जाए वैसे बोलते जाना.
ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, सोचिए। पॉजिटिव पॉजिटिव। केम पॉजिटिव? आपने नीचे ऐसा सीखा downfall है। करने सर टुवर्ड्स हाँ, डायरेक्ट टुवर्ड्स सेंटर जो ऑफ अर्थ પડે डायरेक्शन ને તો પોઝિટિવ મોશન અને ડિસ્પ્લેસમેન્ટ બેવ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ અને ફોર્સ બેવ સેમ ડાયરેક્શનમાં હોય તો થીટા 0 થાય તો વર્ક ડન પોઝિટિવ, અને जो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो थीटा 180 तो वर्क डन 180 नेगेटिव था। तो आप हाँ तो आप देखो कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे लग रहा है, रेन ड्रॉप भी नीचे गिर रहा है, तो उसका वर्क डन हमने पॉजिटिव लिया। लेकिन वो रेजिस्टिव फोर्स है तो रेन ड्रॉप नीचे गिर रहा होगा तो ये रेजिस्टिव फोर्स ऊपर लगेगा, इसलिए उसका वर्क डन हमने नेगेटिव गिना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर યસ સર સર यस बोलिए। સર એટલે આ કેસમાં ડિસ્પ્લેસમેન્ટ નીચે છે પણ રેસિસ્ટિવ ફોર્સનો ફોર્સ ઉપર હોવાના કારણે એટલે બંને જે છે 180 ડિગ્રીનો એંગલ બનશે એટલે ને। રેઝિસ્ટિવ ફોર્સ તો જ કહેવાય ને કે જે મોશન ને ઓપોઝ કરે, એટલે જો ઓબ્જેક્ટ નીચે પડતું હોય તો રેઝિસ્ટિવ ફોર્સ ઉપર લાગે ને, એટલે એને નેગેટિવ લેવાનું એનું વર્ક ડન। હા चलिए हो गया जी। ओके, should I take you to the next screen? યસ સર સર આની પહેલાની રહી। एक मिनिट है, આ લોકો નથી જાણે પછી કરીએ। સર લખાઈ ગયું। Okay, all of you have confirmed it, completed. કમ્પ્લીટેડ સર Yes, sir. So do you need a break? યસ સર। નો સર yes sir Okay, સર પહેલાની સ્લાઇડ કરો। हाँ जी। થઈ ગયું સર। Okay, so you take a break of 5 minutes. It is 10:19. Take a break up to 10:24.
सर સર લાઇટ નું માસ હોય લાઇટ નું માસ ના, લાઇટ ઇઝ એનર્જી. હા સર Sir. The verb of a pendulum is released from a horizontal position Okay. if the length of the pendulum is 1.5 meter. What is the speed with which the globe arrives at the lowermost point? What is the, क्या पूछा है? What is the speed with which it comes arrives at the lowest position? ऐसा पूछा है ना? Yes, sir. हाँ, Given चलिए आगे. dissipated 5% of its initial energy against air resistance. 5% of energy dissipated against air resistance. बराबर. तो अगर आप डायग्राम देखिएगा तो कुछ ऐसा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि दिस इज अ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहां से हमने एक रस्सी लगा के, जो रस्सी का हाइट लेंथ 1.5 मीटर का है, हमने एक स्ट्रिंग लगा के एक पेंडुलम लगा दिया है नीचे. बराबर. ये पेंडुलम मतलब मासिव ऑब्जेक्ट नीचे लगा दिया है, वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा कुछ डायग्राम आपको दिया गया होना चाहिए. સર અને જ્યારે એક મેક્સિમમ ઓસિલેશન પર પહોંચે છે ને અડધે ત્યાંનું 30 ડિગ્રીનો એંગલ यहाँ तक पहुंच रहा है, बराबर है, वो मैक्सिमम हाइट. ये ग्राउंड हो गया. चलिए, आपको हमने बताया था ये थोड़ा ऊपर जाएगा, वैसे देखने जाओगे तो मैक्सिमम એટલે અહીંયા સુધી પહોંચી જાય. पेंडुलम ने जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन છે ત્યાં સુધી, और ये भी यहाँ तक पहुंच जाएगा. चलिए, ये दोनों पोजीशन जो मैंने ब्लैक कलर का डॉट किया है उसको क्या बोलते हैं? अगर मेरे को कोई याद करके बताएगा तो मेरे को अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने चैप्टर आई थिंक सो 5 में किया है. कई पोजीशन કેવાય ને? मीन ના, મીન તો નીચે આવે. આ બે એ બી છે ને एक्सट्रीम पोजीशन. एक्सट्रीम पोजीशंस. और ये जो बीच में है रेड कलर का डॉट, उसको बोलते हैं हम मीन पोजीशन. तो हम कोई भी एक एक्सट्रीम पोजीशन को ले लेंगे. एक्सट्रीम पोजीशन ए को अगर हम लेते हैं तो वो ग्राउंड से कितना हाइट पे आएगा, थोड़ा बताइए हमें. 1.5 मीटर. वेरी गुड. इट कम्स एट 1.5 मीटर. जितनी स्ट्रिंग ની લેન્થ છે એટલી હાઈટ ઉપર આવે. चलिए, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जब वो एटम मोमेंट आता है तब उसके पास वेलोसिटी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है. तो उसके पास वहां पे कौन सा एनर्जी होगा? टोटल एनर्जी होता है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल होगा. वेरी गुड. और जब वो यहाँ पे आता है उसके मीन पोजीशन ओ पे, तब उसका हाइट जीरो हो जाता है, क्योंकि देखो वो ग्राउंड पे है. तो उसके पास कौन सा एनर्जी होगा? પોટેન્શિયલ. पोटेंशियल तो mgh हो, h तो जीरो થઈ ગયું. काइनेटिक होगा ना. हाँ, काइनेटिक एनर्जी होगा. तो यहाँ पे आगे जाने के लिए उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगा. પોટેન્શિયલ ઝીરો થઈ જાય એટલે કાઇનેટિક મેક્સિમમ થઈ જાય ને. એવી જ રીતના પોઈન્ટ એ ઉપર કાઇનેટિક ઝીરો થાય એટલે પોટેન્શિયલ મેક્સિમમ થઈ જાય. You getting my point? यस सर. अगर हम A2O का मोशन कंसीडर करते हैं तो ए पोजीशन पे पास उसके पास कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल. पोटेंशियल. वो O पे किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक. हाँ, डायरेक्ट. अगर कुछ रेजिस्टिव फोर्स नहीं लग रहा होता तो. लेकिन हमें बताया गया है कि वहां से A2O या O2B पे जाना है तो उसको कुछ रेजिस्टिव फोर्स भी लगता है. इसके अगेंस्ट 5% एनर्जी डिसिपेट हो जाता है. मतलब जितना था पहला उसके पास टोटल एनर्जी,
उसका 5% चला जाता है A2O का मोशन करने में रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट, और बाकी जो बचता है 5% चला गया 100% में से, तो बाकी कितना बचा? 95%। 95%। वो उसके पास बाकी का 95% है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। सर यस। तो मैं लगा देता हूं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कौन सा मोशन हम कंसीडर कर रहे हैं? ऑसिलेटिंग। ऑसिलेटिंग मतलब कहां से कहां तक का? A to B. A to B ના જવાય, B જતા રહો તો પાછી વેલોસિટી મળે જ નહીં, આપણે તો વેલોસિટી ફાઇન્ડ કરવાની છે। A2O। A to O. हाँ, तो E A जितना एनर्जी उसके पास A पे होगा, उतना एनर्जी में से 5% ऑफ इनिशियल एनर्जी मतलब A वो रेजिस्टिव के अगेंस्ट चला जाएगा, और बाकी का जो बचेगा वो O पे जो उस पे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। खबर पड़े छे? ए पे सर। उसके पास जितना ए पे उसके पास जितना एनर्जी होगा टोटल, दैट इज ए, वो चाहे पोटेंशियल हो या काइनेटिक, वो हम देख लेंगे आगे। उसका 5% है, वो एनर्जी डिसिपेट हो जाता है अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स, मतलब 5% डिसिपेट करेगा, और बाकी का जो बचा वो जाके पोजीशन ओ पे उसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वो काइनेटिक होगा या पोजीशन पोटेंशियल, वो हम आगे देख लेंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अगर ये पता चलेगा तो ही आगे पता चलेगा, ये नहीं पता चलेगा तो आगे का सॉल्व करके कोई मतलब नहीं है। प्लीज कंफर्म इट। સર Sir, Yes, એક વાર બોલીએ। repeat કરશો? સર એટલે એ ઉપર જેટલી એનર્જી હશે ને એની ત્યાંથી O ઉપર આવશે તો એ 5% ઓછું થઈ જશે। 5% ઓછું થઈ જશે અને કંઈક બાકી વધશે, એ બધું કાઇનેટિકમાં કન્વર્ટ થઈ જશે। હા સર, એટલે પોટેન્શિયલ ઓછું થશે અને કાઇનેટિક વધશે। હા, એવું થાય, હા સર। પણ બધું જ પોટેન્शियल काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं થઈ જાય। सब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कब कन्वर्ट होता? अगर रेजिस्टिव फोर्स नहीं होता तो। यस सर। रेजिस्टिव फोर्स है तो उसके अगेंस्ट भी थोड़ा चला जाएगा ना। आप घर से निकलते ही सीधे स्कूल पे ही आते हो, तो जितना घर पे एनर्जी था वो सब स्कूल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आप घर से निकलते बीच में कहीं पे रुक जाते हो, तो घर से निकले वहां पे जो एनर्जी था जहां पे रुके वहां पे थोड़ा निकल गया, डिसिपेट हो गया, और बाकी का जो बचा वो स्कूल पे जब आओगे तब मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। सर। बोलिए जी। સર મતલબ એ પોઈન્ટ ઉપર જે એનર્જી હશે એ બી પોઈન્ટ ઓ પોઈન્ટ કરતા વધારે હશે, એવું ને? એવું ના કહેવાય, આપણી પાસે કન્વર્ટ થાય છે એ કરતા O માં। એ પાસે જે પણ એનર્જી સર હતી, હે, પણ સર પેલું એર રેઝિસ્ટન્સ લાગે છે એના કારણે પછી સ્પીડ ઓછી થઈ જશે, એના કારણે કાઇનેટિક એનર્જીમાં થોડો ફરક આવશે, તો એ પોઈન્ટ ઉપર એનર્જી વધારે કહેવાય ને ઓ કરતા? હા, એના એમ એ ટર્મમાં તું કહી શક। ઓકે। चलिए अभी बताइए, हम फॉर्मूला लग के जाते हैं। ए पे उसके पास कौन सा एनर्जी था, उसका फॉर्मूला बताइए। पोजीशन ए पे उसके पास कौन सा एनर्जी था? आपने बोला ना, हाइट की वजह से जो एनर्जी आता है वो कौन सा एनर्जी? Potential. पोटेंशियल का पोटेंशियल फॉर्मूला क्या? MGH. बराबर। और अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, पहले हम सॉल्व कर देते हैं कि E A minus 5% of E A that is equal to the energy at O। ખબર પડે? પડે સર। ઓકે, તો પછી હું આને સોલ્વ કરું તો એવું થાય, 5% is 5 by 100 એટલે 0.05 થાય, એટલે EA minus 5% is 0.05 of EA, that is equal to EO. So this will be 0.95. Energy at A will be converted to energy at O. એટલે જે O पोजीशन ऊपर काइनेटिक एनर्जी हसे, जो O पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी होगा, वो A पोजीशन पे जितना एनर्जी होगा उसका 95% होगा, कारण के 5% तो निकली गई। पड़े खबर? हाँ सर। यस सर। यस सर। चलिए अभी हम Sir, फॉर्मूला yes. डालेंगे।
ईए का फॉर्मूला बताइए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी एट ए, खाली पोटेंशियल खाली काइनेटिक के શું હતું બોલો? પોટેન્શિયલ mgh. mgh, હું h ની જગ્યાએ l લખું તો ચાલે? સર ચાલે हाँ સર. सर चलो अभी पोजीशन ओ पे उसके पास जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला बताइए। કાઇનેટિક हाफ mv स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर, एम गेट कैंसल्ड आउट, आपको तो v फाइंड करना है तो v स्क्वायर विल बी, वो 0.95 है, 2 उधर चला जाएगा, बराबर है। g का वैल्यू स्पेसिफाइड है नो ના સર तो 9.8 અને लेंथ 1.5। લઈએ ને 10 થી easy. हाँ तो 10 ले लो, चाले जेने 10 लेंगे 10। चलिए तो सॉल्व कीजिए, 10 इंटू 1.5 तो 15 हो जाएगा, 15 इंटू 2 करोगे तो 30 हो जाएगा, 30 इंटू 0.95 करोगे कितना आएगा, आप बताइए आप हमें। 0.5. 28.5 to 28.5 8.5. ओके 28.5 का स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, करीबन 5 और 5.38. ओके तो 5.4 मीटर पर सेकंड में रखता हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? Yes sir. yes sir बड़े खबर बजाने। yes sir चलिए अभी हम नेक्स्ट 19 सॉल्व करेंगे। સર बोलो भाई। સર એમાં પેલો લોઅર મોસ્ટ પોઈન્ટ લખીએ તો એ કયો થાય? પેલો મીન પોઝિશન થાય કે એક્સ્ટ્રીમ પોઝિશન થાય? લોઅર મોસ્ટ પોઝિશન એટલે મીન પોઝિશન થાય, જ્યાંથી એનું મોશન સ્ટાર્ટ થાય એવું કહેવાય। તો પેન્ડ્યુલમ ને સ્ટોપ કરી દે તો કેવી રીતના વર્ટિકલ ઊભું રહી જાય ને, વર્ટિकल पोजीशन હોય એ पोजीशन हो, दैट इज कॉल्ड लोअर मोस्ट और मीन पोजीशन। और अगर जब मोशन करवाओगे और जो मैक्सिमम हाइट तक जा पाएगा दैट इज कॉल्ड इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। હા સર। चलिए एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और आप हमें रीड करके बता रहे हैं। कौन रीड करके बता रहा है? सर मैं वाचू? सर मैं हाँ पढ़ूं वाचो, इसके हाँ, बाद सर। वाला आप पढ़ना, बराबर। A trolley of mass 300 kg carrying a sandbag of 25 kg is moving uniformly with a speed of 27 km/h on frictionless track. एक मिनट, mass of trolley is 300 kg और mass of sandbag put on this trolley is 25 kg and the entire system that is a trolley plus 325. sandbag, हाँ એનું mass 325 but they are moving with a speed of 27 km/h on तो इसका frictionless इनिशियल, track. हाँ फ्रिक्शन लेस को अंडरलाइन करो, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है मतलब कोई एनर्जी डेसिपेट नहीं होगा। जब फ्रिक्शन हो, एयर रेजिस्टिव फोर्स हो तो थोड़ा एनर्जी डेसिपेट हो जाता है, बराबर है। Yes sir. चलिए After a while, sand starts leaking out of a hole on the floor of trolley at a rate of 0.05 kg per second. एक मिनट, लीकिंग रेट ऑफ सैंड दिया है लेकिन वो सैंड लीक होके गिर कहाँ पे रहा है? जमीन पे। जमीन पे नहीं है, वहीं पे गलती होता है सब लोगों का, ટ્રોલી પર ही वापस गिर रहा है। ટ્રોલી ઉપર સેન્ડબેગ રાખી એમાં કાણું કરી દીધું છે, એમાંથી જે સેન્ડ निकले છે that is the rating at कितना दिया है 0.05 kg पर सेकंड से वो गिर रहा है, लेकिन जो गिर रहा है वो जमीन पे नहीं गिर रहा है, वो ट्रॉली के ऊपर ही गिर रहा है। तो आप अंडरलाइन कीजिए, लीकिंग रेट है, सैंड इज फॉलिंग, सैंड इज लीकिंग बट आफ्टर लीकिंग इट इज फॉलिंग ऑन द ट्रॉली ओनली। यस સર તો આના બે કેસ થવા જોઈએ ને સર, એક તો નીચે પડવો જોઈએ તું આગળ તો ના ના એટલે ભાઈ તું આગળ તો રીડ કર, હું સમજાવું। What is the speed of the trolley after the entire sandbag is empty? व्हाट इज द स्पीड मतलब फाइनल स्पीड पूछा है ट्रॉली का, मतलब ट्रॉली प्लस सैंडबैग का, व्हेन द एंटायर सैंड इज लीक्ड आउट, आखी सैंडबैग खाली થઈ જાય ત્યારે। चलिए क्या सोचते हो आप? એમ કોઈ આડેધડ नहीं बोलता, મને कि जो अनम्यूट करी છે એ લોકો आंसर आप दो, थोड़ा दिमाग अपना लगा के हमें बताइए कि क्या होगा।
चलिए यश भाई आप क्या बोल रहे हो? સર પહેલા છે ને મતલબ પેલી મતલબ સેન્ડ અંદર હશે ને ત્યારે એ વસ્તુ પોટેન્શિયલ એનર્જી હશે અને પછી એવી રીતે જ્યારે ધીરે ધીરે નીકળતી જશે અને ત્યાં સુધી એ કાઇનેટિક એનર્જીમાં જે છે કન્વર્ટ થઈ જશે, ટોટલ મેકેનિકલ એનર્જી એ પછી કન્ઝર્વ થઈ જશે. તો એ રીતે પછી ફાઇન્ડ કરવાનું. ओके चलिए, बाकी किसने हैंड रेस किया? ओम भाई आप क्या बोल रहे हो? સર સેમ જ રહેશે વેલોસિટી, કારણ કે હવે એ પડે છે તો ટ્રોલી ઉપર જ ને. वेरी गुड, दैट व्हाट द आंसर दैट आई वांट. कि भाई पहले का मास था 325 केजी इंक्लूडिंग सैंड बैग, तब वो इनिशियल 27 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था. लेकिन जब वो सैंड बैग में से सैंड लीक हुआ, लेकिन लीक होके गिरा तो ट्रॉली पे ही, तो ट्रॉली पे ही गिर रहा है, तो चाहे सैंड बैग के फॉर्म में हो या लीक करके सैंड का वो सैंड ट्रॉली पे गिर जाए, तो भी मास बाद का कितना रहेगा? पहले का भी 325, बाद का भी 325, मास तो चेंज नहीं हुआ है, तो स्पीड तो सेम ही रहेगा. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. यस सर. हाँ, अभी यही क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया होता कि दैट सैंड इज लीकिंग विद द सेम स्पीड, वो जो आपको दिया है वही स्पीड से हम कंसीडर करेंगे, बट दैट इज फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, तो फिर ये केस बदल जाता. या गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. સર एक मिनट. हाँ, तो हम ऐसा करेंगे, पहले इसका आंसर लिख देंगे. तो ये सैंड पे ये ट्रॉली पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं. हाँ सर, यूनिफॉर्म है ना. ના સર. हाँ, तो ऐसे पर्टिकुलर सिस्टम को क्या बोलते हैं? Isolated system. આઇસોલેટેડ आइसोलेटेड सिस्टम में एक आप पर्टिकुलर लॉ लगा सकते हो अगर आपको पता हो तो. લો ઓફ કન્ઝર્વેશન ઓફ લિનિયર મોમેન્ટ. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है कि जितना पहले था उतना ही बाद में होना चाहिए. गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर पहले का लीनियर मोमेंटम अगर आप समझो तो 325 इंटू 27 था, तो बाद का भी उतना ही रहना चाहिए, तो बाद में मास बदल रहा है कि 325 का 325 ही रह रहा है? Same रह रहा है. 325 का तो बस 325 ही रह रहा है. हाँ, तो फिर वो मास भी अगर सेम रह रहा है तो स्पीड भी वही रहेगा ना. तो फाइनल स्पीड ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम, दैट इज 27 किलोमीटर पर आवर. एज सिंपल एज दैट. पता चल रहा है आपको? યસ સર. સર આમાં એ જે બેગ હશે એનું માસ તો 0 જ કન્સિડર કરવાનું ને? એને નહીં ગણવાનું, બેગનું માસ નહીં ગણવાનું. અને ગણો તો બી બેવમાં રહેવાનું જ છે ને, એવું તો નથી કેતું બેગ ઉડી જાય છે. હા સર. चलिए, सबको क्लियर? प्लीज कंफर्म. यस सर. Yes, sir. ओके, સર बोलिए. સર સેન્ડ જ્યારે ગ્રાઉન્ડ ઉપર પડશે ત્યારે તો મતલબ સેન્ડ ખાલી થઈ જશે, તો એના કારણે પેલાની સ્પીડ વધી જશે ને, મતલબ ટ્રોલીની, કારણ કે વેટ ઓછો થઈ રહ્યો છે એવું અને તો ફ્રિક્શન પછી લેસ તમને છે. કેવું तो પછી તમને કેવું પડે કે કયા टाइम ऊपर फाइंड करवानो. सपोज मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि सैंड इज लीकिंग फ्रॉम दिस सेम रेट एंड यू वांट टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ दिस सिस्टम एट 5 सेकंड. तो 1 सेकंड में કેટલી લીક થાય છે? 0.05. तो 5 सेकंड में 0.25 केजी लीक થઈ જાય, ગ્રાઉન્ડ ઉપર પડી જાય. તો પહેલા કેટલું માસ હતું? 325. अभी 0.5 केजी उसमें से कम हो गया, तो आप ऐसा करोगे 325 इंटू 27, तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू 324.5 इंटू फाइनल स्पीड, तो आपको फाइनल स्पीड मिल जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट? હા સર. चलिए, सबको पता चल रहा है? तो आप लिख लीजिए, फिलहाल लख लो પછી પેલા બે.
चलो यही क्वेश्चन में आप थोड़ा सोच के हमें आंसर बताइएगा. यू गिव मी रिप्लाई इन चैट बॉक्स. मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा. नहीं पता चलता है तो पूछिएगा, हम आपको वापस बताएंगे. व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रॉली इफ एंटायर सैंडबैग इज एम्प्टी? बराबर. बट चेंज ऐसा है कि इसमें ऐसा दिया है कि सैंडबैग में से जो सैंड गिर रहा है 0.05 kg पर सेकेंड से, वो ग्राउंड पे गिर रहा है. मैं आपको ऐसा बोल रहा, सॉरी, ट्रॉली पे गिर रहा है. मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि नाउ दिस सैंडबैग में से जो सैंड रिलीज हो रहा है, लीक हो रहा है, वो सब ग्राउंड पे गिर रहा है. तो जब पूरा सैंडबैग खाली हो जाएगा तब ट्रॉली का स्पीड कितना होगा? मेरे को आंसर चैट बॉक्स में चाहिए, कोई बोलेगा नहीं. देखते हैं कौन कौन सही आंसर बताता है. सर पांचों क्वेश्चन बोलो ना. બધું જ સેમ. फाइनल स्पीड फाइंड करवानी. But instead of that sand is falling on trolley, I am asking that the sand is falling on ground. चलिए बताइए. ખબર પડી બધાને? ક્વેશ્ચન ખબર પડી? સર તો પોટેન્શિયલ ને કાઇનેટિક ને બધું ના, કશું કશું એ બધું કોઈ કરવું જ ના પડે, કશું જ ના કરવું પડે. મેં તમને એક સિમ્પલ રસ્તો સમજાવ્યો તો, હમણાં બી તમને સમજાવ્યો કે 5 સેકન્ડ ઉપર પૂછ્યું હોય તો તમારે 5 ટાઈમમાં કેટલું માસ ઓછું થઈ ગયું એ ગણી લેવાનું, પછી કન્ઝર્વેશન મોમેન્ટમ लगाવાનું. कंसेप्ट तो सेम જ रहे. देखते हैं कौन कौन लोग अच्छे से समझे और मेरे को कौन कौन लोग सही आंसर बताते हैं. आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. सर यस बताइए. सर आज एग्जांपल છે એક્સરસાઇઝ 6.18 ક્વેશ્ચન માં આપણે ફ્રોમ કન્ઝર્વેશન ઓફ એનર્જી બાજુમાંથી ઇક્વેશન બનાવ્યા છે ને એક સોલ્યુશન માં. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बाजू में हमने ऐसा समझाया है. किसने पूछा डाउट? શ્લોક છે. हाँ, श्लोक भाई ऐसा बताया हमने कि जब वो पोजीशन ए से आ रहा था, जो उसका एक्सट्रीम पोजीशन था, उसके पास वहां पे जो टोटल एनर्जी था वो उसका 5% तो उसको ए टू ओ जाने में रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट निकल जाता है. तो बाकी का जो बचता है वो उधर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. इसलिए हमने लिखा कि टोटल एनर्जी एट ए इज गेट इक्वल टू द 5% ऑफ टोटल एनर्जी अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स, और बाकी का जो बचा है दैट इज एनर्जी एट ओ. ઓકે સર. गेटिंग माय पॉइंट? યસ सर. चलिए, उसका आंसर अभी हमें मिला नहीं है, एक भी स्टूडेंट ने दिया नहीं है. इट्स वेरी बैड. सर बहुत मोक्यू में. सिंपल वस्तु છે. नहीं મળ્યો ભાઈ મને. सर कया મારા अकाउंट पर आईडी पर, મોકલીએ सर? મારા આઈડી પર હું જેમાંથી ભણાવું છું એમાં જ. चलिए बताइए. गेटिंग 3 रिप्लाई जस्ट नाउ. नहीं तनिषा, इतना ज्यादा तो नहीं आ जाएगा. ओम भाई का भी आंसर गलत है. अला कांस्टेंट જ રહેતું હોય તો ગ્રાઉન્ડ ઉપર પડે કે ટ્રોલી ઉપર પડે, ફરક શું પડે? સર અગર પણ कांस्टेंट ही એટલે रहता है. ફ્રિક્શન તો છે નહીં સર, તો પછી રિટાર્ડિંગ પણ નહીં થાય કે વચ્ચે ના પણ ના, નહીં. એવું થોડી હોય. हो सर. खाली मास बदल सर. हाँ, तो मास बदलेगा तो स्पीड भी बदलेगा ना. थोड़ा दिमाग लगाइए. ऐसा थोड़ी चलता है कि हम जैसा करवाएंगे वैसा ही होगा और ऐसा ही पूछेंगे. थोड़ा अलग भी पूछेंगे, वो आपको थोड़ा अपना इनर सेंस यूज करना पड़ेगा. એવું ના હોય બધું બેઠું જ પૂછાય. ओम भाई डिक्रीज होगा, मेरे को आंसर चाहिए. चलो, एक मैं ऐसा बोल रहा हूँ, एक भाई अपने कंधे पे सैंड बैग लेके जा रहा है. वो पर्सन का, वो भाई का मास 60 है और सैंड बैग का मास 25 है. तब वो पर्टिकुलर स्पीड से जा रहा है. उसमें से सैंड लीक हो रहा है और ग्राउंड पे गिर रहा है. पूरा सैंड बैग जब उसमें से पूरा सैंड लीक हो जाएगा तो मास कितना बचेगा? સર તો એના માટે 60. હાઈટ ને એ બધું હોય ને. 60 લેવું પડે ને. તો માસ ઓછું થઈ ગયું ને, તો સ્પીડ શું થશે?
speed पहला of जरा that सेंड person. बैक स्पीड ऑफ दैट पर्सन क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? आई एम गेटिंग वन आंसर। Increase. इंक्रीज। हाँ तो आपका आंसर 25 27 से तो ज्यादा आना चाहिए, इतना तो आपको पता चलेगा। ये एक हिंट दे दिया मैंने आपको। अभी तो सॉल्व कीजिए। આમ તો બધા બહુ હોશિયારી મારો છો આન્સરો આપો છો, આનો તો આન્સર કોઈ નહીં આવતો, એવું કેવું? એવું ના ચાલે, તો સર આવવું જોઈએ ને। આન્સર આવે છે મારો તો કેટલો આવે છે? બહુ જ મોટો। એટલો મોટો ના આવે, 27 થી થોડો વધારે થાય। પછી તું તો કહે છે કે 9000 તો 4050 કેટલું આવે છે ભાઈ? હા સર હા બોલ ભાઈ બોલ। સર 0.52 મીટર્સ પર સેકન્ડ એટલે કેજી પર સેકન્ડ આવે છે। એટલે વેલોસિટી ફાઇન્ડ કરવાની છે, તો શું ફાઇન્ડ કર્યું? એટલે વેલોસિટી ફાઇન્ડ કરી સર, એટલે 0.52 આન્સર આવે છે મારો। મેં હમણાં શું સમજાયું કે 27 થી વધારે આવશે? અરે તમે ફિઝિક્સ ના વિચારો, થોડું કોમન સેન્સ બી વિચારો કે જ્યારે 85 kg નું માસ જતું હોય ત્યારની વેલોસિટી, પછી 85 માંથી 60 થવું, તો એની વેલોસિટી તો વધારે જ આવે ને 27 કરતા। કોમન સેન્સ, उसमें फिजिक्स कहाँ लगा है? तो કોઈને બી ખબર પડે। આ પછી વેલ્યુ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવાની, ક્યાં ફિઝિક્સ લગાડવાનું છે? चलो ये बोर्ड कंप्लीट हो गया ना। Still not a single correct answer. मैंने आपको कंसेप्ट भी समझाया, आपको हिंट भी दिया कि आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। पहला 325 मार्क હતું T25, उसमें से सैंडबैग तो पूरा खाली होके जमीन, पहले ट्रॉली पे गिर रहा था तो 325 का 325 रह रहा था, अभी वो पूरा खाली होके ग्राउंड पे गिर गया तो मास तो 300 ही बचा। तो पहले का वेलोसिटी 27 था, तो फाइनल का फाइंड करना है। बहुत इजी है। સર માસ કેટલું છે? એ તો તારે જોવાનું ને, પેલા 325 હતું ટોટલ સિસ્ટમ નું, 300 ટ્રોલી નું અને 25 સેન્ડબેગ નું। હવે સેન્ડબેગ તો આખી ખાલી થઈ ગઈ। इतने हिंट देने के बाद भी अगर आंसर नहीं आता है, इट्स वेरी बैड। मतलब તમે વિચારતા જ નથી। ના બેટા સર 11 12 13 કરાયા, 3 18 અને 19, 19 માં એક એક્સ્ટ્રા આપ્યું છે। સારું કર્યું સર, એ લોકોનું મગજ ખુલે જરૂરી છે। સર કાઇનેટિક એનર્જી આપી છે? કાઇનેટિક એનર્જીમાં જવાનું જ નથી। તમે છે ને એક વસ્તુ પર આમ સ્ટિક થઈ જાવ છો। કાઇનેટિક પોટેન્શિયલ નું કહું છું, જરૂર જ નથી। તો એના વગર તો આવે જ ના ને। હા સર એવું થોડી હોય ના થાય। સર તો હાઈટ બી કશું આપ્યું તો છે નહીં। હાઈટ નું પહેલા બી શું કામ હતું? હાઈટ ને ક્યાં આપણે નીચે જોવાનું છે? તું સર તમે લોકો છે ને એક વસ્તુ પર આમ સ્ટિક થઈ જાવ છો કે તે બસ હવે આ જ આવે, બીજું તો કઈ હોય જ નહીં। चलिए मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आप आंसर बताइए, तो उसमें से ही आंसर हो जाएगा, मैं तो सॉल्व भी नहीं करवाना पड़ेगा। पहले उसका स्पीड कितना था? 27। हाँ ये दिमाग में रखिए। पहले ट्रॉली और सैंडबैग दोनों था, तो टोटल मास कितना था? 325। तो 325 मास और 27 गालव। आई थिंक सो योर आंसर इज करेक्ट, लेट मी चेक। फिर उसके बाद पूरा सैंडबैग तो खाली हो गया, जमीन पे गिर गया, तो अभी कितना मास बचा? 300 किलो। और हमें स्पीड फाइंड करना है, तो मोमेंटम लगाइए। तो पहला मोमेंटम हो जाएगा 325 का मास और 27 का स्पीड, तो 325 इंटू 27 અને फाइनल मास 300 અને फाइनल स्पीड फाइंड करवानी। तो जस्ट 325 इंटू 27 अपॉन 300 करो એટલે તમારો આન્સર આવી જાય। કરો કેટલો આવે છે? Sir 29.25। यस इट इज करेक्ट आंसर 29.25। इतना सिंपल चीज था, 2 स्टेप से करवाना करने का था।
આપણે બહુ મોટા ધૂમ ધડાકા કરીએ ને આ કરી દઉં તે કરી દઉં ને પણ પેલા જ્યારે સિમ્પલ કન્સેપ્ટ સોલ્વ કરો ને ત્યારે પછી આગળનું બધું આવડે. So all of you are clear with this? Yes, sir. सर ये कैसा आया 29.25? एक मिनट. पहले का मास क्या था कराओ ना तो। सैंडबैग, पहले का मास था सैंडबैग प्लस ट्रॉली. हम लगा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो बोलता है कि टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल, दैट इज 325 kg का मास और उसके साथ स्पीड मल्टीप्लाई करो तो 27 किलोमीटर पर आवर, वो उसका इनिशियल स्पीड. फाइनली सैंडबैग तो खाली हो गया, पूरा सैंड तो नीचे गिर गया, तो बाकी बचा ट्रॉली. तो ट्रॉली का मास 300 और उसका स्पीड फाइंड करना है. तो इसमें से v फाइंड करोगे, इट विल बी 325 into 27 upon 300. करो કેટલું થાય છે? આ લોકો એવું કહે છે કે 29.2 આવે हाँ છે. सर Is it? 29.25. हाँ तो सर. फिर क्यों ऐसा नहीं आया? तो आप ऐसा क्यों सोच नहीं पाए? આ બંને ઇક્વલ થશે? બે બહારથી કોઈ ફોર્સ લાગે છે? ટ્રોલીને કોઈ ધક્કો મારે, ટ્રોલીને કોઈ ખેંચે છે? ના સર, એવી સિસ્ટમને શું કહેવાય? આઇસોલેટેડ. આઇસોલેટેડ સિસ્ટમમાં મોમેન્ટમ કેવું હોય? ઇક્વલ હશે. થઈ ગયું ને ભાઈ? चलिए हो गया, ये लिख लिया पूरा 18 19. Yes, sir. सर मतलब yes. जोवानुस सैंडबैग में से सैंड गिर रहा है, लेकिन गिर कहाँ पे रहा है वो आपका आंसर चेंज कर देता है. चलिए कंप्लीटेड. शुड वी गो फॉर नेक्स्ट वन? Yes sir. चलिए, तो we should have to go for next, that will be 20th question. 20th question हम सॉल्व करेंगे आगे. ये 19 किया, 19 में एक एक्स्ट्रा किया. एक क्वेश्चन कम होगा तो चलेगा, लेकिन उसके जैसे एक आध दो आपको और एक्स्ट्रा में समझ में आने चाहिए. चलिए, क्या है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6.20? वॉलंटियर टू रीड इट. सर સાચું? नहीं પેલા કોઈ મને કીધું તું, મેં પેન્ડિંગ हाँ सर રાખ્યું मैं હતું. बताता हूँ. हाँ बोल दो. A body of mass 0.5 kg travels in a straight line बॉडी with ऑफ मास 0.5 kg हाँ, traveling in a straight line with ट्रैवलिंग इन velocity स्ट्रेट लाइन. velocity ax raised to 3/2. एक्स रेस टू 3/2. देखिए वेलोसिटी है वो एक्स का फंक्शन दिया गया है, ऐसा आपको देख के पता चलना चाहिए. where a is equal to 5 meter per second square. इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बराबर છે ને? नहीं सर યુનિટ બોલવામાં ભૂલ કરી હશે. માઇનસ હાફ આપીશું. हाँ, ऐसा होगा 5 minus 1 by 2 and second raised to minus 1. हाँ ऐसा हाँ होगा. सर हाँ सर 5 raised to minus 1 by 2 and the second raised to minus second 1. raised to -1. Hmm. What is the work done by the net force during its displacement from x is equal to 0 to x is equal to 2 meter? वर्क डन बाय कौन सा फोर्स आपको दिया है उसको अंडरलाइन करोगे तो आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा. क्वेश्चन को Net सॉल्व करने force. का एक ही हिंट चाहिए, एक ही हिंट जो आपको क्वेश्चन ही बताता है, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके वो एक हिंट पकड़ लोगे तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा. वी वांट वर्क डन बाय नेट फोर्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2. बराबर ना? 0 टू 2 में फाइंड करना है ना भाई. यस सर. Yes sir. चलिए, जैनस जैनम को कुछ बोलना है भाई?
नो सर। चलिए, तो इसमें ये क्या हिंट हो जाएगा जिससे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? हमें पूछा है वर्क डन बाय नेट फोर्स, तो अपना थॉट प्रोसेस थोड़ा चलाओ। और ये वर्क डन बाय नेट फोर्स हमने ये कहीं स्टेटमेंट में लिखा था कि नहीं, वो स्टेटमेंट कहाँ था और कौन सा था, वो याद करिए तो क्वेश्चन सॉल्व। ऐसा है ना, जिनको अभी भी ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होता है, वो आप ये थॉट प्रोसेस डेवलप करोगे ना, तो एक आध दो क्वेश्चन में अपने आप पता चलेगा ना कि कैसे सॉल्व करना है, तो एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं अभी मेरे को न्यूमेरिकल भले मैं आधा तक सॉल्व कर पाऊँ, लेकिन मेरे को ऐसा पता चलता है कि कैसे सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। એના માટે दिमाग चलावવું પડे। तो वर्क डन बाय नेट फोर्स ये कहाँ पे आया था, किसके स्टेटमेंट में आया था? सर W is equals बोलिए। to W इज इक्वल टू delta K। वेरी गुड। उसमें हमने लिखा था कि वर्क डन बाय नेट फोर्स इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वो कौन सा थियरम था? Theorem for constant force। हाँ, तो तनिषा હવે તું જ અનમ્યુટ રહેજે, જો આખો ક્વેશ્ચન તારા હાથે સોલ્વ થશે। आपने बोला कि वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बराबर है? बस तो आप बताइए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। हाँ, हमारे पास m है, हाँ सर। v का वैल्यू है, हाँ सर। नहीं उसमें तो वो कुछ दिया है ना अलग अलग वो। हाँ पण सर a भी गिवन છે ને x भी तो गिवन જ છે ને। वेरी गुड। तो हमें इसका जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगा। हाँ सर 0। रखवाइए, चलिए आप ही सॉल्व करवाइए, क्या करें हम? सर v0 0। वेरी गुड। जब x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 रखने का तात्पर्य क्या? तात्पर्य ये है कि x इक्वल टू 0 टू 2 में पूछा है। चलिए दूसरा कहाँ पे पूछा है? x इक्वल टू 2। और वहां पे हमें जो वेलोसिटी मिलेगा वो कौन सा वेलोसिटी मिलेगा? फाइनल। वेरी गुड। तो रखवाइए चलिए इक्वेशन में v इज इक्वल टू सर 5 into 2 ओके, 3/2। वेरी गुड, 5 इंटू 2^3/2। सर अभी ये 2^3/2 को कैसे सॉल्व करेंगे? तो पावर को अलग अलग कर देने का, पहले क्यूब कर दो, तो 2 का क्यूब 5 into करोगे तो root 8 आएगा। हाँ, और इसका स्क्वायर रूट कर दो फिर। अब तो वैल्यू ही फाइंड कर लो कैलकुलेटर में, 8 का स्क्वायर रूट करके उसको 5 से 10 to मल्टीप्लाई 2। करो। सर नहीं, अब वैल्यू बोलो। 320। मैं શું કર્યું? 320 तो कहाँ से आएगा? आई थिंक सो इट इज 14.14 if I am not wrong. सर तो તમે સ્ક્વેર ના Yes કરો। sir, 14.14. अरे 8 का स्क्वायर रूट निकालने का, क्यूब तो हमने ऑलरेडी कर दिया। 8 का स्क्वायर रूट निकालोगे, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 14.14 आ जाएगा। सही है? हाँ हाँ सर। सर सही है। चलिए अभी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गया, फाइनल वेलोसिटी आ गया। फॉर्मूला तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था। विच फॉर्मूला वी विल यूज? W is equals to delta K। अरे ये होता क्या है, इसको क्या बोलते हैं? सर फाइनल Final kinetic energy minus પેલા initial એ સ્ટેટમેન્ટ kinetic. ને શું કહેવાય એવું કહું છું। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स। वेरी गुड, इट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। कांस्टेंट फोर्स हम ऐसा नहीं बोल सकते यहाँ पे, नेट क्योंकि फोर्स। यहाँ पे वेलोसिटी वो एक्स का फोर्स रिलेशन है, इसलिए तो आप सिर्फ इतना लिखो ना, वर्क एनर्जी थ्योरम। स्टेटमेंट तो एक ही रहेगा, कांस्टेंट है कि वेरिएबल। वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो दैट वर्क डन कैन बी रिटन एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इनटू m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हाफ m इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। चलिए अभी सर आपको हाँ कॉमन निकाल लीजिए, m को कॉमन निकाल लीजिए, इट इज v स्क्वायर माइनस vo स्क्वायर। चलिए अभी वैल्यू डाल दीजिए। मास कितना दिया गया है? सर 0.5। 0.5। 0.5। फाइनल वेलोसिटी कितना आया? 14.414 meters per हाँ, second. माइनस 0। 14.14। कोई 10√2 રાખવું હોય તો भी ચાલે, અને इनिशियल तो 0, तो 10√2 का स्क्वायर करोगे तो 100 इंटू 2 दैट इज 200। 14.14 का तो स्क्वायर 200 हो जाएगा, बराबर है? સર એટલે હા Yes, sir. 199.9 આવે છે। हाँ એટલે 200 થયું ને। so I think so your answer will be 50। वो 200, हाँ 50 आ जाएगा। you're getting with this? Yes, sir। 49.98 हाँ sir.
चलिए, तो ये देखो क्वेश्चन आप लोगों ने ही सॉल्व किया, मैंने तो सिर्फ हिंट दिया था। सॉल्व आपने किया, अच्छा है। चलिए, आप लोग लिख लीजिए कि शायद तो आज कोई टाइम नहीं रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, फिर भी आप लिखिए, देखते हैं फिर। શું સર કેવો રિસ્પોન્સ રહ્યો ભણાવવાનો? સારો છે હા સર, આ લોકોને પોતે જાતે હવે થોડું થોડું વિચારતા થયા છે, એ પ્રમાણે આન્સર આપે છે, એટલે કોન્ફિડન્સ આવશે એ લોકોને થોડું થોડું. જાતે વિચારે તો જ ચાલે ને, બધું સ્પૂન ફીડિંગ કેવી રીતે ચાલશે? હા, અને નકુલ સર નું સ્ટેટસ કેવું છે? કદાચ મારાથી એક ન્યુમેરિકલ આગળ હશે. ઓકે, જોઈ લો ને તમે. હા, હું જોઈ લઉં છું. હું છું. હા સર. यस स्टूडेंट्स, टेस्ट नहीं देने वालों में तो जब ज्यादा नाम है, आप में से तो खाली 3 लोगों ने ही बताया था। સર हाँ बोलो. સર એકચ્યુઅલી છે ને અહીંયા અમારી સોસાયટીનું મેઇન સપ્લાય છે ને ઇલેક્ટ્રિસિટીનું, ત્યાં કોઈ વાંદરો આવી ગયો તો એ આખો બળી ગયો, એટલે શોર્ટ સર્કિટ થઈ ગયું, તો લાઇટ્સ ગઈ હતી, તો મારાથી ટેસ્ટ ના અપાયો ને સેશન બી લેટ જોઈન થયું. કોણ બોલે છે? ખુશી દેસાઈ. ઓકે, એટલે ખુશી દેસાઈ અને પેલા 3 નામ તો પહેલા આપણે જોયા હતા, જૈનેશ, દેવ એન્ડ શરણ. પણ એ સિવાયના નામ છે એમાં બી અવસર રાવલ છે, હેતવી પટેલ છે, નેત્રા પટેલ છે, ભારદ્વાજ